डियर स्टूडेंट, जब भी हम उपयोगिता की बात करते हैं, उपयोगिता के अवधारणा की बात करते हैं, तो मैंने उपयोगिता के वीडियो क्लास जब लिया था तब बता दिया था उपयोगिता की अवधारणा अर्थ को दो अर्थों में बांटा गया, दो अलग अलग लोगों ने। क्या उपयोगिता को माप सकते हैं? तो एक अवधारणा में कहा गया प्रोफेसर मार्शल के द्वारा कि उपयोगिता को माप सकते हैं, जिसका नाम दिया गया गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। ठीक है, और वहां से निकल के आया सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता की अवधारणा। लेकिन जो दूसरे थे एलन और हिस्ट, उन्होंने कहा उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, उपयोगिता को बस एक क्रम दिया जा सकता है कि किसी वस्तु का उपयोग करेंगे तो उससे वाली उपयोगिता कह सकते हैं इससे ज्यादा उपयोगिता मिली है, इससे कम मिली है, इससे बीच में मिली है, मतलब एक क्रम दिया सकता है, ये ज्यादा, ये कम, ये कम, ये उससे कम। तो उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि उपयोगिता जो है एक मनोवैज्ञानिक धारणा है मन से, और मन का माप संभव नहीं है। तो इस आधार पर जिस नियम का प्रतिपादन हुआ, जिस विश्लेषण का प्रतिपादन किया एलन और हिस्ट ने, इसको कहा जाता है उदासीनता वक्र या फिर तटस्थता वक्र। इसका एक नाम और है अनाधिमान वक्र। अनाधिमान वक्र, तीन नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो ये है क्या, इसकी मीनिंग क्या है, तो इन सब चीजों के बारे में आज की इस क्लास के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि उदासीनता वक्र क्या होता है, और उदासीनता वक्र को समझने से पहले इसका मतलब समझो। उदासीनता या तटस्थता, इसका मतलब होता है तटस्थ रहना, मतलब किसी भी चीज को ज्यादा महत्व ना देना, आप सबके लिए बराबर बराबर हो, आपके लिए सामने जो भी ऑप्शन रखे हैं वो सारे आपके लिए बराबर है, मतलब आप किसी का फेवर नहीं लेते हो। तो तटस्थता वक्र बना हुआ है कि उपयोगिता इस प्रकार से मिलना है कि जिन वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है उन वस्तुओं से उपयोग के जितने भी संयोग बनते हैं, सारे ही संयोग उपभोक्ता के लिए बराबर बराबर संतुष्टि वाला होता है। अब हालांकि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी एक संयोग को चुन सकता है, लेकिन सभी संयोग यहाँ पर समान संतुष्टि वाला होता है। तो समान संतुष्टि को दर्शाने वाले उपयोगी के विभिन्न संयोगों के जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है उसे हम तो उदासीनता वक्र या अनाधिमान वक्र या फिर तटस्थता वक्र के नाम से जानते हैं। ध्यान में ये रखना है कि हमेशा, क्योंकि मैंने कहा कि उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता एक विचारवान प्राणी है। जब वो पैसा खर्च करेगा तो सोचेगा, समझेगा कहाँ पर कितना खर्च करना है, कहाँ पर नहीं करना है। तो जब वो एक साथ दो वस्तुओं के ऊपर अपने पैसे खर्च करना चाहता है तो दो वस्तुओं के बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। मान लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं हमें दो चीज़ खरीदना है, एक आलू भी खरीदना है और हमें प्याज भी खरीदना है, और हमारे पास है 100 रुपये, और हमें दोनों ही खरीदना है, हमें कोई वो नहीं करने हैं, क्या करने जीरो नहीं करना, दोनों ही खरीदना है। तो ऑप्शन ए बन गया कि 80 रुपये का आलू ले लिया जाए, 20 रुपये का प्याज ले लिया जाए। ऑप्शन बी हो गया 60 रुपये का आलू ले लिया जाए, 40 रुपये का प्याज लिया जाए। ऑप्शन सी बन गया 50 रुपये का आलू ले लिया जाए, 50 रुपये का प्याज ले लिया जाए। ऑप्शन डी बन गया कि 40 रुपये का आलू ले लिया जाए, 60 रुपये का प्याज लिया जाए। ऑप्शन ई बन गया 20 रुपये का आलू लिया जाए, 80 रुपये का प्याज लिया जाए। तो इस प्रकार आलू और प्याज खरीदने के लिए, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, 100 रुपये है, तो 100 रुपये का प्रयोग करना है दो चीज़ों को खरीदने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास तमाम ऑप्शन, इसको बोलते संयोग, हमारे पास ऑप्शन है। अब उपभोक्ता के लिए सारे संयोग एक समान संतुष्टि वाला होता है, समान संतुष्टि वाला होता है। अब वो देखेगा कि भाई उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, आलू ज़्यादा चाहिए या प्याज ज़्यादा चाहिए, तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी एक संयोग को चुन सकता है। तो इन सभी संयोगों को जब एक निश्चित वक्र के रूप में दर्शाया जाता है तो उस वक्र का नाम है उदासीनता वक्र, अनाधिमान वक्र या तटस्थता वक्र, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब इसकी मीनिंग को समझते हैं। उदासीनता वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु दी हुई वस्तुओं के ऐसे संयोग को दर्शाता है जिससे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती। मैंने कहा दिए गए
प्रत्येक बिंदु की दी हुई वस्तुओं के ऐसे संयोग, कोई भी संयोग जिसके उसको एक समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है, हालांकि वो अपने आवश्यकताओं को ज्यादा महत्व देता है। यहाँ पर उदासीनता वक्र पर अंकित प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त करने वाली दो वस्तुओं के अनेक संयोगों का व्यक्त किया जाता है। और जब सभी संयोग एक समान संतुष्टि प्रदान करता है तो उसको सम संतुष्टि वक्र के नाम से जाना जाता है। आइसोइक्वलिटी कर्व भी कहा जाता है उदासीनता वक्र को। समझ में आ गया? अब इसको समझे, उदासीनता वक्र समझ में आ गया। उदासीनता वक्र सूची, जब हम दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को तैयार करते हैं और उन संयोगों को जब एक तालिका के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, तो इस तालिका को ही कहा जाता है सूची या सारणी। तो जब उपभोक्ता दो या दो से वस्तुओं के प्रयोग के विभिन्न संयोगों को तैयार करता है, उस संयोग को जिस तालिका के माध्यम से दर्शाया जाता है, इस तालिका को मतलब संतुष्टि प्राप्त करने वाले संयोगों की सूची, उसी को बोलते हैं उदासीनता सूची। अब इस सूची को जब हम वक्र के रूप में दर्शाते हैं, इस वक्र को उदासीनता वक्र के नाम से जाना जाता है। देखिए ये हमारे पास सूची है, दो वस्तु x है, वस्तु y है। यहां पर हम वस्तु x को दर्शाएंगे और यहां पर हम वस्तु y को दर्शाएंगे। ठीक है, तो वस्तु x है 1 2 3 4, ये हो गया 0 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, और यहां पर हो गया वस्तु y 8 10 14 20, 4 4 का अंतर ले लेते हैं, 4 8 12 16 और ये हो गया 20। पहला संयोग है वस्तु x का 1 और वस्तु y का 20, वस्तु x का 1 और वस्तु y का 20, ये वाला पॉइंट। दूसरा है 2 और 14, 2 और 14 यानी कि यहां पर आएगा 2 और 14। फिर है 3 और 10, 10 12 और 8 के बीच में आएगा और ये हो गया 3। फिर है 4 और 8, ये हो गया 8 और ये हो गया 4, और इन सभी बिंदुओं को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये जो वक्र बनता है इसको बोलते हैं उदासीनता वक्र। समझ में आ गया? जो कि अलग अलग संयोगों को दर्शा रहा है। सभी संयोगों का संतुष्टि स्तर समान होता है और किसी भी संयोग को उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकता है। इस वक्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कभी भी किसी भी x को, ना x को ना y को, किसी भी x को टच नहीं करता है, छूता नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना, उदासीनता वक्र और जो उत्पादन संभावना वक्र बताया था, इन दोनों में काफी अंतर है। उदासीनता मानचित्र, अब एक उपभोक्ता वस्तु को प्रयोग करता है, उसका जो संतुष्टि का लेवल होता है ना वो अलग अलग होता है। तो एक ही उपभोक्ता का एक ही समय में कई सारे उदासीनता वक्र बन सकते हैं। तो जब सभी उदासीनता वक्र को हम एक साथ एक ही ग्राफ में शो करते हैं ना, तो उसको उदासीनता मानचित्र के नाम से जानते हैं। तो जो वक्र हम बनाते हैं कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये हो गया हमारा उदासीनता वक्र नंबर 1, उदासीनता वक्र नंबर 2, उदासीनता वक्र नंबर 3, उदासीनता वक्र नंबर 4। और ध्यान रखना, उदासीनता वक्र जितना ऊपर बनेगा संतुष्टि का स्तर भी उतना ज्यादा होता है। हर उदासीनता वक्र एक अलग अलग संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। ठीक है, अब उदासीनता वक्र में समझ में आ गया। उदासीनता वक्र की विशेषताओं को भी समझना हमारे यहाँ पर जरूरी है। सबसे पहला है उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। कैसे? उदासीनता वक्र अभी मैंने बताया, जब बनाते हैं ये हमेशा ऐसे बनता है, यहां से लेके ऐसे। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया मूल बिंदु। यहां पर दिखाएंगे हम वस्तु ए को और यहां दिखाते हैं हम वस्तु बी को। ठीक है, तो ये हमेशा ऊपर से नीचे इस तरह से गिरता हुआ नजर आएगा। दूसरा, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ये है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और ये पर मूल बिंदु के उन्नतोदर उल्टी दिशा में भागता हुआ होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उन्नतोदर। क्या बोलते हैं? उन्नतोदर, मतलब मूल बिंदु से उल्टी दिशा में भागता हुआ होना। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को, एक ही के उदासीनता वक्र बनाइए, कभी भी एक दूसरे को
नहीं काटते हैं। और फिर है ऊंचा उदासीनता वक्र। एक बार में कितने भी उदासीनता वक्र बनाओ, जितना ऊंचा उदासीनता वक्र बनेगा मतलब संतुष्टि का स्तर भी उतना ही ज्यादा होगा। ये उदासीनता वक्र की अपने आप में विशेषताएं हैं। अब उदासीनता वक्र, क्योंकि हमने अभी कहा कि जब दो वस्तुओं को एक साथ संयोग को दर्शाता है, एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरे वस्तु की मात्रा कम करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है। तो यहां से निकल के आता है सीमांत प्रतिस्थापन दर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं MRS। ये वो दर होता है जिस दर पर एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों में वृद्धि के लिए दूसरे वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। तो जिस दर पर दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ती है उस दर को सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जानते हैं। अब इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लो दो वस्तु है x और y, तो x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर y की वह मात्रा होगी जो x की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए, मान लो हमें x की मात्रा को बढ़ाना है, इसके लिए y की मात्रा को कम करना पड़ेगा। तो x की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए y की जितनी मात्रा में कमी करनी पड़ेगी उसी को ही हम सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जानते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ। अब ये हमेशा ऐसा होता ही है, हम कभी भी दोनों को एक साथ नहीं बढ़ा सकते क्योंकि संसाधन सीमित है। तो ऐसे में अगर हम सेब की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो संतरे की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। एक यूनिट और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर और कमी करनी पड़ेगी, एक यूनिट और बढ़ाएंगे यहाँ पर कमी करनी पड़ेगी, इसकी एक यूनिट और बढ़ाएंगे यहाँ पर। इसका मतलब वो ये हुआ सेब का प्रतिस्थापन कौन हुआ, संतरे का प्रतिस्थापन हुआ सेब। तो प्रतिस्थापन दर क्या हो गया कि 6 यूनिट को छोड़कर 1 यूनिट को बढ़ाया जा रहा है, 4 यूनिट को छोड़ के 1 यूनिट को बढ़ाया जाता है। इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, जिसके लिए वस्तु y की मात्रा बटे वस्तु x की मात्रा में वृद्धि बोला जाता है। और ये दर्शाता है कुछ इस तरह से, देखिएगा यहां पर अगर बात करते हैं कि x है ये y है, x की मात्रा को बढ़ाना है, यहां पर देखिए y की मात्रा को क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। x की मात्रा बढ़ेगा लेकिन y की मात्रा में कमी होती चली जाएगी, इसी को MRS के नाम से जाना जाता है। एक और पॉइंट आता है, यह है घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। जैसे जैसे दो वस्तु की अगर बात करते हैं तो एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी होगी, लेकिन उसके बीच का जो अनुपात होता है उस अनुपात में कमी होती चली जाएगी। इसी नियम को कि किसी व्यक्ति के पास एक वस्तु की जितनी मात्रा बढ़ती चली जाती है वो दूसरी वस्तु इस वस्तु के प्रतिस्थापन दर घटती हुई चली जाएगी। जैसे कि मैंने अभी बताया था, देखिए यहाँ पर ग्राफ है कि प्रतिस्थापन दर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले 6 था, फिर 4 था, फिर 2 होता है, फिर ये होता है, क्योंकि अनुपात में धीरे धीरे कमी होती है। इसके बोलते हैं घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। एक पॉइंट और है, एकनिष्ठ अधिमान। एक विवेकशील उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा को हमेशा वरीयता देता है, क्योंकि देखिए जब हम वस्तु का उपभोग करेंगे जो वस्तु कम पैसे में ज्यादा मिलेगा हम उसको ज्यादा वरीयता देते हैं। अगर मान लीजिए से हम जो है मार्केट में जा रहे हैं फ्रूट खरीदने के लिए, हमें सेब भी खरीदना है और ये मौसम लीची का है, लीची भी खरीदना है, ठीक है। सेब की कीमत 200 रुपये किलो है और लीचू की कीमत जो है 150 रुपये पर केजी है। तो इसका मतलब ये होता है हम अगर क्वांटिटी की बात करते हैं तो लीची की मात्रा अधिक खरीदेंगे सेब की तुलना में। तो इसी चीज को एकनिष्ठ अधिमान कहा जाता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं दूसरे की तुलना में। हम संयोग की बात नहीं कर रहे हैं, पर वस्तु को ज्यादा वैल्यू देने की बात हो रही है। साधारण शब्दों में एकनिष्ठ अधिमान के अनुसार जब उपभोग बढ़ता है तो कुल उपयोगिता भी हमारी बढ़ती हुई चली जाती है, ठीक है। तो ये था उदासीनता वक्र विश्लेषण के तमाम कॉन्सेप्ट। अगर किसी कॉन्सेप्ट में जरा सा भी आपको डाउट लगा हो तो बेझिझक बेधड़क मुझे बताइएगा, उसको मैं समझाने की दोबारा कोशिश करूंगा। कई सारे वीडियो बन चुके हैं 2025-26 के लिए। ये स्पेशल वीडियो मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए। पूरा एक पैकेज है जहां पर आपको समष्टि अर्थशास्त्र के वीडियोस ऑलरेडी मिल चुके हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के वीडियो भी लगातार मिल रहे हैं। और जब ये दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको प्रैक्टिस वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा जहां पर क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको एक पूरे बंडल में मिलेगा ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
ताकि आपके लिए अच्छे से नया वीडियो तैयार कर सकूं। बाय।